ये वतन से मोहब्बत, प्यार व्यार बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल तक कुछ नहीं। टाइम आ गया था कायनात में कि पाकिस्तान को खड़ा होना है। 2013 में वार जब लगी तो उस पिक्चर ने कुछ 23 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस क्रॉस किया। अबे टोपी करा रही है तुझे, वो जो शादी पे जा रही है ना, वो शादी उसकी अपनी है। रानी बेगम जो है ना, वो मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट हैं। डायलॉग कहता हूँ उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। क़याम पाकिस्तान से अब तक पाकिस्तानी फिल्मी सनत ने कई नशेब व फराज देखे। 50 की दहाई में संतोष कुमार, सबिया खानम, दर्पण, नूरजहां और नैयर सुल्ताना ने फिल्म बीनों को अपने शहर में मुब्तला रखा। तू के नावाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी। इस तरह फिल्मी सनत का एक और सुनहरी दौर सन 60 और 70 की दहाई में शुरू हुआ, जब शमीम आरा, ज़ेबा, मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद जैसे सितारे पाकिस्तान में सिनेमा घरों की जीनत बने। इस दौर में एक से बढ़कर एक फिल्म साज और हिदायतकार भी सामने आए। 80 की दहाई तक पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनती रहीं, मगर इसके बाद पाकिस्तान में फिल्मी सनत ज़वाल पजीर होना शुरू हुई। 2014 और 2015 में एक बार फिर फिल्म बीनों को अच्छी पाकिस्तानी फिल्में देखने को मिली और पाकिस्तान में सिनेमा घर एक बार फिर आबाद हुए। आज आपकी कहानी में हम मालूम करने की कोशिश करेंगे वो क्या अवामिल हैं कि जिनके बाइस एक बार फिर पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। कराची के रिहायशी गुड्डू का पाकिस्तानी फिल्मों से इश्क बहुत पुराना है। इनके घर के कमरे में पाकिस्तानी फिल्मी सनत के कई अरूज और ज़वाल और उनसे जुड़ी कहानियां पोशीदा हैं। गुड्डू के पास पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सुनहरी दौर से लेकर इसके ज़वाल की कहानियां वीडियो कैसेट्स और फिल्मी पोस्टर्स की शक्ल में महफूज हैं। मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, इस कमरे के अंदर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक दास्तान मौजूद है। हर तरफ पोस्टर्स, हर तरफ पिक्चर्स, बहुत सारी सीडीज, बहुत सारे कैसेट्स, एक दुनिया है यहाँ पे आबाद। वो टाइम जो गोल्डन टाइम था, वो टाइम जो ज़वाल शुरू हुआ फिल्म इंडस्ट्री का, और अब रिवाइवल, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और हमारे हम जिनके घर पे मौजूद हैं वो गुड्डू, वो वाकई गुड्डू हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक दुनिया आबाद की हुई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। और जो यहाँ पे आपको यादें मिलेंगी, जो सुनहरी आपको यहाँ पे एक दास्तान मिलेगी, वो यकीन जाने आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम गुड्डू से बात करेंगे, गुड्डू से जानेंगे कि इन सब के पीछे कहानी क्या है, क्योंकि ये एक बड़ी दिलचस्प, बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को समेटकर एक कमरे में बंद कर देना। इश्क है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। गुड्डू, हम आपकी दास्तान सुनेंगे आपकी जुबानी। जब आपको पाकिस्तानी फिल्म से इश्क शुरू हुआ, वो कितनी उम्र थी आपकी? बस यूँ समझे कि बचपन की बात थी, 8-9 साल, 10 साल, क्योंकि एज का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बचपन से मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे साथ हैदर नामी एक लड़का मेरे क्लास फेलो भी था, तो वो मुझे बताता था कि मेरी वालदा जो है वो फिल्मों में काम करती हैं। तो जब उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट आते हैं, मेरी वालदा काम करती हैं, हम स्टूडियो जाते हैं, तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ। मैंने कहा मुझे भी दिखाओ वो स्टूडियो कैसे हैं कराची के, और कैसे लोग हैं वो आर्टिस्ट। जो अखबार में तस्वीरें जो मैं काट के रखता था, उन्हीं को वो बताता था कि ये हमारे घर आते हैं। और वो अक्सर किताबों में ना तस्वीरें काट के रखते थे, तस्वीरें, पिक्चर। जैसे अब जैसे मैं आपको बताऊं, अखबार में तस्वीर आती थी, उसको काट के होता था। कोई भी पिक्चर है या किसी फिल्म का इश्तिहार है, फिल्म से मुतालिक कोई चीज़ है, तो उसको हम वो काट के अपनी बुक्स में रखता था, उसमें मुझे दिखाता था। तो मुझे भी शौक़ हुआ, तो मैं उसको दिखाने के लिए मैंने भी अखबारों से तस्वीरें इधर उधर से जमा करके, फिर हमारी इस तरह दोस्ती हुई। फिर एक दिन मेरा घर, दरअसल हमारे घर का माहौल कुछ और था, हम पठान फैमिली से ताल्लुक़ हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद, इवन कि हमारे यहाँ टीवी तक नहीं था।
लेकिन मेरी उससे जब दोस्ती हुई तो मेरे उसके घर में जाना हुआ। मुख्तसर ही बताऊँ, दास्तान तो बहुत लंबी है, तो मुख्तसर ये कि जब मेरा उनके आना जाना हुआ तो एक दफ़ा मैं स्टूडियो भी उनके साथ चला गया कराची के, वहाँ आर्टिस्टों को देखा शूटिंग करते हुए, तो बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह वो लोग कुछ अरसे तो वहाँ रहे। उसके बाद वो आपको पता है कि लाहौर में इंडस्ट्री का राज शुरू हो गया था, पाकिस्तान में ये लाहौर में, कराची में कुछ मतलब कम हो गया था। तो जब वो लाहौर शिफ्ट हो गए तो मैं लाहौर भी चला गया। फिर मैं तो बहुत ही खुश हुआ कि जिनकी तस्वीरें जब मैं करता था वो तो मेरे सामने काम कर रहे हैं। तो इस तरह घूमते घूमते मैं जब भी वक्फा मिलता, टाइम मिलता, मैं अपने घर वालों से मतलब छुप के या किसी भी ना कोई बहाना बना के मैं वहाँ स्टूडियो जाता रहा, उनको देखता रहा, बड़ी खुशी हुई। और फिर जब एक आर्टिस्ट मुझे मिला, मैंने उसको देखा, तो मेरी एज ऐसी थी, बचपना था, तो हर आर्टिस्ट पसंद भी करता था, कोई बुलाता भी था, किसी के पास खड़े हो गए, किसी से ऑटोग्राफ ले लिया, किसी से तस्वीर बनवा ली। तो फिर जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे तस्वीरों का जो धुन था वो मेरा चलता रहा। दुनिया भर के पुराने भरा पड़ा हुआ है, शौकीन आर्टिस्टों की वो है ना, उनको भी बताते हैं ना, अगर उनको भी बताते हैं, जैसे बाबरा जी है, उनको भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज बताई कि उन्होंने बोला मुझे दिखाया। तो आप लेकर आप हमें ये किस जगह पे ले आए हैं? तो मुझे सारी झाड़ियाँ नजर आ रही है, पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है। ये सारी झाड़ियाँ बिल्डिंग तो आपको नजर आ रही है। शारा फैसल पर वाक़या मेरे हसीन यादों का संगम, माजी का ख़याम सिनेमा हुआ करता था। ये देखिए, जो आज एक प्लाजा की सूरत इख्तियार की है। ये सिनेमा हॉल था और अब ये प्लाजा बना दिया गया है। और ये कितने अरसे तक यहाँ पे सिनेमा हॉल रहा है? ये मतलब इसकी टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता। हम 79 में यहाँ पर आए थे, तो हम जब भी आते तो यहाँ पे फिल्में देखा करते। हॉलीवुड या अंबर वो घर के करीब हुआ करते थे। और मैंने आपको बताया ना, फिल्मों के साथ साथ मुझे तस्वीरों का शौक था। तो हर सिनेमा के बाहर साइन बोर्ड बना करते थे, जो पेंटिंग्स होती थी आर्टिस्टों की, वो मैं देखा करता था। लेकिन इस सिनेमा की खास बात ये है कि जब से हमने यहाँ देखा तो हमने वो पेंटिंग, ये चीज़ें तो नहीं देखी। अल्फ़ाबेट से फिल्म का नाम और स्टार वगैरह सारे लिखे जाते थे। एक बड़े अच्छा लगता था ये। तो ये कि तस्वीरें तो पोस्टर, तस्वीरें, फोटो सेट वगैरह तो अंदर लगते थे, लेकिन बाहर कोई ऐसा नहीं था। और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छे लोग और बड़ी अच्छी फिल्में यहाँ लगा करती थी। फोटोज में पिक्चर्स का, पोस्टर और फोटो का खजाना है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ इस फील्ड से, जितना खजाना इनके पास है किसी के पास नहीं। अच्छा गुड्डू, 80 की दहाई में ज़वाल पजीर होना शुरू होती है फिल्म इंडस्ट्री। गुड्डू के दिल पे क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है गुड्डू को? बात ये है कि मैं तो ज़ाहिर है वो दौर याद आता है, वो लोग याद आते हैं, वो सिनेमा, वो सारे, वो मतलब बहुत तकलीफ़ देते हैं। लेकिन मैं तो, मेरे पास तो यहाँ सब कुछ है। मैं ये नहीं समझता कि वो ज़वाल पज़ीर है। इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त भी आएगा जो उससे ज़्यादा अच्छा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम है भी, थोड़ा। लेकिन गुड्डू, आपने एक बात मुझे और भी बताई थी कि आपने कहा था आपने अपने अंदर ये दुख पाल लिया। फिल्म इंडस्ट्री जब ज़वाल पजीर हुई तो आपको आर्टिस्टों का जो है घरों पे बैठ जाना, एक इंडस्ट्री का ख़त्म हो जाना, सिनेमा हॉल का टूट जाना, मतलब उससे आपको तकलीफ इतनी हुई? बात दरअसल ये कि देखें, ये इंडस्ट्री का तो जो ज़वाल है या जो भी सारा कुछ हुआ, तो उसका तो दुख अपनी जगह है। लेकिन है ना, एक ये दुख नहीं है कि हमारे आर्टिस्ट भी तो इंसान ही है, हमारे लिए इन्होंने काम किया। आज हमने उनकी चीज़ें ली तो वो हमने इनकी जो चीज़ें जमा की हैं, उन्होंने कोई काम किया है तो उनकी कारकर्दगी देख के हमारे पुरानी एक्ट्रेस थी। अब आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं कि वो फिल्म कॉमेडियन थी और उन्होंने इतना काम किया, फिर पता चला कि जी वो मार्केट से गायब हो गई। तो लोगों ने क्या कह दिया कि जी वो बाहर गई थी और वहाँ वो ख़त्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। जब मैंने अपनी आर्काइव में उनकी तस्वीरें वगैरह देखी, सारा कुछ देखा, तो मुझे तो इतनी हैरत हुई कि ये इतनी बड़ी फ़नकारा, ये कहाँ चली गई।
जिससे भी मालूम किया, जी उनकी तो डेथ हो गई, जी उनकी तो डेथ हो गई। फिर अभी 2 साल पहले वो एक मार्केट में मुझे नज़र आ गई, तो मैं इतना हैरान, मैंने कहा आपको, आप रज़िया है ना? उन्होंने कहा हाँ बेटा, लेकिन तुमने मुझे कैसे? मैंने कहा आप फलानी फलानी फिल्म। वही वो तो हैरान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए अलग हो गई कि लोगों ने तो मुझे मार दिया। तो आपको बताऊं कि फिल्मों से ही वो है। तो लेकिन एक वाक़या मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता कि फिरदौस बेगम मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मतलब उनसे मिलना इस वक्त समझ लो कि चाँद को या सूरज को हाथ लगाने के बराबर है। लेकिन वो हैं भी ऐसी कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो आप ये देखिए, मेरे दिल में एक लगन थी कि मैं सबसे मिला हूँ। एक चंद एक के अलावा मेरे नसीब इतना अच्छा है कि मेरा एक कदम उनकी तरफ बढ़ता है, दूसरे कदम में आर्टिस्ट मेरे सामने होता है। तो फिरदौस बेगम से मेरे बड़ा मिलने का अरमान था। मैं उनके घर भी गया, मैं मिल भी नहीं सका। तो एक बार मेरी रात के 2:30 बजे मेले में, तो सुना है कि लोग बिछड़ते हैं, मिलता कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मुझे मेले में मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई। फिरदौस बेगम मुझे नज़र आई, सिर्फ एक आंख से मैंने उनको पहचाना था। और जब आधा पर्दा था, वो पर्दे में थी और वो जा रही थी, और उसकी एक, और मैं यूं आ रहा था और वो यूं जा रही थी। मैं रुक गया, मेरे दोस्तों ने क्या हुआ? मैंने कहा फिरदौस कह रहे, इसको तो हर वक्त आर्टिस्ट थे, इसके दिमाग में रहते हैं। अब ये रात के 2:30 बजे सेवन में मेले में कहाँ से फिरदौस नजर आ गई? मैंने कहा नहीं। वो कहेंगे नहीं। मैं भागा, पीछे भागते में एकदम मैंने इतनी जुर्रत की क्योंकि मुझे पक्का यकीन था। मैंने कहा फिरदौस बाजी है ना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुम कैसे पहचाने? मैंने कहा मैं तो आपका, मैंने तो बोलना ऐसा शुरू हो गया कि मेरी कहानी नहीं ख़त्म हो रही। उन्होंने कहा आप मेरा घर देखें और कल जो शाम 5-6 बजे आ जाओ और मैं आपसे मिलूंगी। उन्होंने बेटे से कहा बेटा अली रज़ा उनको घर दिखाओ, ये साथ लेके चलो। रात के 2:30 बजे मैं गया, वो उन्होंने घर दिखाया। दूसरे दिन मैं गया तो सबसे पहला सवाल उनका ये बता कि तुम मुझे पहचाने कैसे? अब वो मेरी इतनी दीवानी है, वो कहती है, ये एक ही को बताती है कि देखो मेरा एक आंख से इसकी और मेरी एज में बड़ा फ़र्क है, लेकिन क्या ये इसने मुझे पहचाना है, ये मेरा बच्चा है। अब अगेन जिंदा हुई है माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लोग जाना शुरू हुए, तो ये अच्छी बात है। और कितना खुश हैं आप इस चीज़? नहीं, इस बात से तो ज़ाहिर है मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की इंडस्ट्री है, हमारे आर्टिस्ट हैं, मेरे वतन के हैं। मैं तो मतलब दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो, आगे जाए, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अभी तक मैंने नई फिल्में देखी हैं? देखें, काफ़ी अर्से से मैंने फिल्म जो देखना मतलब 80s के बाद 87 के बाद मैंने मतलब कम कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में देखना। अच्छा गुड्डू को कौन सा ऐसा फिल्म स्टार है जिसने बहुत जो है आप उसके डायलॉग बोल के खुश होते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं होता फिल्म स्टार तो मैं उसी तरह एक्टिंग करता? कौन आपका बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो सारे देखिए मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। अपने मुल्क के मैंने आपको बताया, मैं किसी को ये नहीं कह सकता सब फेवरेट है, लेकिन रानी बेगम जो है ना वो मेरी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट हैं। और मेरी बचपन की एक फिल्म है अंजुमन, तो वो मेरे जहन पे ऐसी, हाँ बहुत फिल्म जिसका आप रीमेक भी बाद में ड्रामे बने थे सारा कुछ, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता था, जो आज तक हम अपने दोस्तों में कभी बैठते हैं ना, तो अगर कोई मुझे मैसेज आता है कि जी फिल्म इंडस्ट्री का ये हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो मैं रानी बेगम के एक ही डायलॉग कहता हूँ, उफ अल्लाह हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अरे वो कहते हैं क्या जवाब है, क्योंकि उस फिल्म का हाईलाइट डायलॉग था और इस पे पूरी फिल्म चली। और इस पूरी फिल्म जो थी ना वो उसका गाना भी इस पे था कि मजबूर हैं उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते। तो जब भी अगर मुझे कोई SMS आता है तो मैं ये जवाब देता हूँ, उफ अल्लाह हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा गुड्डू, कब जा रहे हैं आप मूवीज देखने? हमारा जो सिनेमा हॉल जो है अगेन रिवाइवल हुआ है, उसका रीबिल्डिंग हुई है, कब जा रहे हैं आप फिल्म देखने? इंशाल्लाह बहुत जल्द जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं सुनता हूँ कि इस तरह का काम हो रहा है, तो मैं बस उम्मीद पे हूँ कि बस मेरे कदम खुद ब खुद उठें और मैं खुद अपने पैसों से जाके टिकट लूँ और फिल्म देख कर आऊँ और खुश निकलूँ। और मैं दुआ गूँ अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आर्टिस्ट के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान की जो हमारे जो बड़े लोग हैं उन सबसे ये कहूँगा कि कुछ हम सब के लिए कुछ करें, आर्टिस्टों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तभी कुछ ना कुछ ये बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज जो आप सबके लिए गुड्डू ने दिया। और वाकई अगर हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात करते हैं, रीबिल्डिंग की बात करते हैं, तो वाकई अब काम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखेंगे आप सब
कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पे रहेगी और कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होगी। और जहाँ तक जैसे गुड्डू ने कहा कि ज़वाल पजीर पहले भी नहीं हुई थी, थोड़ी सी कुछ खराबियाँ थी, उन खराबियों को ठीक किया गया और वापस अगेन हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे चलने लगी और इंशाल्लाह दौड़ने लगेगी। और दुनिया के हर मुल्क से हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जो दुनिया भर में बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वो अब अपने ही मुल्क में काम भी करेंगे और अगर बाहर जाके भी काम करेंगे तो भी अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं akk@dawnnews.tv और आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं आपकी कहानी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हम मनी वाला इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत पुराने हैं। आप मतलब वो टाइम, अगर हम जिस टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सिनेमा लोग जाते थे, फैमिली के साथ जाते थे, वो टाइम थोड़ा सा अगर शेयर करें हमसे। और फिर उसके बाद बीच में एकदम ज़वाल आता है, ज़वाल आके फिर इसको अगेन रीबिल्डिंग शुरू होती है। ज़वाल नहीं आया था ये 1980 से जब से VCR आया, आपने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया सिनेमा के लिए। ये ज़वाल उस वक्त से शुरू हो गया और वो ज़वाल चलता रहा 2001 तक। यानी VCR ने सिनेमा हॉल को एक तरफ कर दिया था और लोग ज्यादा। VCR ने आपको वो पिक्चर देखने को दे दी जो सिनेमा नहीं दिखा। पब्लिक डिमांड की भी एक, लेकिन VCR पे तो अगर हम इंडियन मूवीज ही देखते थे, कोई पाकिस्तानी मूवीज मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि 1965 से इंडियन फिल्म बंद थी। उसके बाद VCR की वजह से आपने वो फिल्म देखना शुरू की। सही। बट वो सिनेमा को अलाउड नहीं थी चलाना। सो पॉपुलर डिमांड अगर वो चीज देख रही थी तो वो सिनेमा नहीं आ रही थी। उसी वक्त से आपका ज़वाल शुरू हो गया। उस ज़वाल को लगे 20 साल कि आप उस वक्त तक पहुंचे जहां आप बिल्कुल तबाह हो जाए। सही। अगर कोई और इंडस्ट्री होती तो शायद 2-4 साल में ही खत्म हो जाए। इसमें किस का कसूर लगता है? फिल्म मेकर्स का लगता है? देखिए, कसूरवार जो है ना, इसके अंदर आप ना फिल्म इंडस्ट्री को दे सकते हैं, ठहरा सकते हैं, ना आप गवर्नमेंट को ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक नया इन्वेंशन आया, उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मैंने जब एक चीज मुफ्त में आपको दिखानी शुरू कर दी पब्लिक को, जो मैं सिनेमा में दिखाई नहीं पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज असर तो करेगी। अगर मेरी पब्लिक एक चीज देखना चाहती है, अगर वो सिर्फ VCR पे अवेलेबल है और सिनेमा में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो सिनेमा नहीं आएगी ना। अब आपने इक्वल फुटिंग दे दी कि सिनेमा में भी अवेलेबल है, वो आज भी रेगुलेटेड है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वो रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपको सिनेमा में भी देखने को मिल रही है, पाकिस्तानी पिक्चर आज VCR पे अवेलेबल नहीं है, वो केबल पे अवेलेबल नहीं है। मैं DVD की बात कर रहा हूँ। जब VCR नहीं, उसको रिप्लेस किया ना, उसकी जगह DVD आ गई। DVD पे पाकिस्तानी फिल्म नहीं चल सकती या नहीं अवेलेबल होती, केबल पे नहीं अवेलेबल होती, तो पाकिस्तानी फिल्म देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आपको सिनेमा आना पड़ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी फिल्म का बिजनेस भी उस हद तक फिर बढ़ जाता है। आपका कैसे वजह, आप ड्रामा डायरेक्शन करते करते फिल्म डायरेक्शन पे कैसे आए? मतलब किसी फिल्म को देख के, क्या पाकिस्तानी फिल्म वार अगर हम देखें और हमारी दूसरी मूवीज जो हैं उसको देखने के बाद आई, या कुछ था दिल में कि आगे चल के मुझे भी फिल्म बनानी है? अमेरिका में फिल्म स्कूल गया था, तो था तो ये अंदर ही खून में कि करनी है फिल्म जाके। ऑब्वियसली हमारा, क्योंकि उस वक्त तक ये शुरू नहीं हुई थी रिवाइवल, तो हम TV ही करते रहे। बहुत सारे लोग मेरी तरह और भी हैं, तो ट्रेनिंग भी हुई हुई है इस चीज़ की, पढ़ाई भी हुई हुई है, तो फिल्म करनी तो थी।
बस हम वेट कर रहे थे सही मौके के लिए, सही टाइम के लिए। और जिस तरह मैंने कहा फंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब स्पॉन्सर्स भी आ गए हैं, उनका भी एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर्स हैं और बड़ा हाथ है कि उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट वायबल हो जाता है हमारे लिए, कि हमें होता है कि चलें कुछ परसेंटेज ऑफ पैसे तो वापस आ जाएंगे। फिल्म मीडियम ऐसा है कि उसमें आपको किसी से प्रूव नहीं करानी अपनी स्टोरी। आपके पास अगर वसाइल हैं तो आप फिल्म अपनी बनाएं और लेट दी ऑडियंसेस डिसाइड, वो बताएंगी कि आपकी फिल्म अच्छी है कि बुरी है। बीच में कोई कमेटी नहीं है ऐसी। अच्छा जानी, ये बताइएगा कि जैसे हम अब देख रहे हैं रिवाइवल हुआ माशाल्लाह, अब सिनेमा घर हमारे आबाद हुए, मतलब अब लोग इवन टिकट्स लेने में मसला होता है, हफ्ते हफ्ते पहले बुकिंग करानी पड़ती है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? क्या मूवी ऐसी बननी शुरू होगी पाकिस्तान में कि लोगों का इतना अट्रैक्शन बढ़ा? क्या डायरेक्टर्स हमारे जो हैं वो बाकायदा पढ़ के आ रहे हैं, उनको पूरी डायरेक्शन के बारे में पता है कि मूवी बना रहे हैं, और उनको पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस जो है ये मूवी देखेगा, देखे बगैर नहीं निकलेगा, होल्ड हो जाएगा? आई थिंक मेरा ख्याल से हम लोग इतने भूखे नंगे हैं कि बस फिल्म आ गई बहुत बड़ी बात है, वो भी एक फैक्टर है। सिनेमा कम है एक तो, इसलिए आपको जगह नहीं मिल रही है। अभी भी लोग कॉलें करते हैं, जगह नहीं मिलती मुझे। पहले हफ्ते जो मोर का था 2 हफ्ते कॉलें आ रही कि वो सिनेमा फुल है, सिनेमा फुल है। मैं जिससे बात करूँ वो कहते भाई 4 फिल्में और आई हुई हैं, 2 इंडियन आई हुई हैं, और फिर वो कहाँ डालें कहाँ फिल्म। तो आपको भी आपके पास 70 अगर सिनेमा है, आपको 150 चाहिए कम से कम। तो वो एक लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन इस साल आप कह सकते हैं कि कुछ हुआ है। डेफिनेटली वार के बाद ना गेम चेंज हुआ, तो ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी है कुछ है। लेकिन वारों में उसमें फिल्में अच्छी हैं या नहीं है, मैं अपनी फिल्म की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है कि एनर्जी तो है इस वक्त। इसमें के स्क्रिप्ट पे बहुत काम हुआ है, इसमें डायरेक्शन पे जो डायरेक्टर है वो खुद पढ़ के आया है डायरेक्शन। मतलब क्या पहले फिल्म मेकर्स डायरेक्शन पढ़े बगैर नहीं आते थे, बस उनको ये होता था कि हाँ पैसा लगाना है और पैसा कमाना है। फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन अब चेंज ये है कि अगर मूवी बनानी भी है तो वो जो डायरेक्टर है वो पढ़ा लिखा डायरेक्टर आ रहा है और उसको डायरेक्शन का पता है, वो डायरेक्शन पढ़ के आ रहा है। लेकिन ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। अगर आप एथिकली जज करें तो दोनों डायरेक्टरों में इतना बड़ा फर्क नहीं है। वैसे खाली कुछ जगह अगर मैं देखूं टेक्निकली लाइटिंग का फर्क हो जाता है कभी, कि लड़की उस वक्त भी नाच रही थी, लड़की अभी भी नाच रही है। आई थिंक लाइटें अच्छी आ गई हैं, कैमरे अच्छे आ गए हैं, आप शूटिंग अच्छी कर रहे हैं। टेक्निकली पैकेजिंग थोड़ी फर्क हो गई है। स्टोरी टेलिंग यस, लाइक आई वाज सेइंग कि पहले जो मैं बोल रहा था कि स्टोरी टेलिंग का फर्क हुआ है। नामालूम अफराद बेहतर फिल्म है मैंने सुना, लेकिन चूड़ियाँ भी थी, लेकिन अगेन चूड़ियाँ हिट हुई। तो आई थिंक पैकेजिंग का भी फर्क है, चीज़ों का फर्क तो है। लेकिन अगर आप वही बात करते हैं, अगर एथिकली आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम हैं कुछ फिल्में। साहब, आप क्या समझते हैं कि आप देखने वाले फिल्म मेकर्स को खास क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं? जैसे कि अगर वो आते हैं, पैसा लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं और आपका अगर सपोर्ट होगा तो यकीनन उनके लिए कुछ आगे रास्ते भी खुलेंगे और प्रॉफिट भी उन्हें मिल सकेगा। 2 साल पहले तक हम लोगों को रोक रहे थे और अब हम लोगों को कह रहे हैं कि जाओ बनाओ, जितनी जल्दी हो सके बनाओ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मार्केट खुद अब इतनी हो चुकी है कि आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट वो रिकवर कर सकती है। बट फिल्म जो सबसे हमारा जो इसके अंदर सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि अगर आप पाकिस्तान में फिल्म बनाते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे आप, आज आपके लिए दुनिया ओपन है। सो अगर आपके पैसे अगर पाकिस्तान से रिकवर हो सकते हैं और उसके बाद आपके लिए अगर दुनिया ओपन पड़ी हुई है तो आप जाके एक्सप्लोर करें और वहां से भी कमाने की कोशिश करें। मेरा बड़ा सिंपल स्लोगन, कमाने के लिए आ रहे हैं, फिल्म बनाने के लिए भाई दूर रहिएगा।
अच्छा हाँ, ये कोई वो नहीं है पकड़ें और जाएं और कमा लेंगे आप। इससे वेरी टफ फील्ड, वेरी टफ और टफ होती जा रही है। लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो फिल्म पैसा कमाएगी अच्छा। तो वो एक चीज़ दिमाग में डाल लें कि अच्छी फिल्म बनानी जो अच्छे पैसे कमाएं। पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाए तो फिर शुरू हो जाता है आइटम और चीज़ें शुरू हो जाती जो तो सर्कस की तरफ चल पड़ते हैं। तो यस, मेरी फिल्मों में 50% कह लें नए लड़के लड़कियाँ। हमने 3 फिल्में बनाई हैं, तीनों में नए लड़के थे। जैबेस के कराची यूनिवर्सिटी के, अभी बाहर यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे शूट करने जा रहे हैं फीचर फिल्म हर्ष रोज। तो दैट इज द ओनली वे कि नई जनरेशन ही टेक ओवर करे, जो एक सही प्रोसेस है, साइकिल है लाइफ की। वरना जो हो रहा था वही होता रहता है। आगे क्या देखते हैं, रिवाइवल ये कायम रहेगा या आगे चल के? अभी तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है, आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा गेम होने वाला है। क्या गेम होने वाला है? गेम यानी कि इंडस्ट्री बन जाएगी, लोग डिपेंड करेंगे इस पर पैसा कमाने के लिए। 30 करोड़ अगर फिल्म अभी टच कर जाए कोई, मतलब 30 करोड़ 2 हफ्ते में कमा रहे हैं। 30 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं 2 हफ्ते में। सही। तो दैट इज अ बिग नंबर। हर आदमी चाहेगा। फिर आएंगे लोग, तो गलत लोग भी आएंगे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी कहेंगे हम भी देंगे। गलत लोग नहीं है, फिल्म के लोग नहीं है। साथ मौजूद है नदीम मांडवी वाला साहब। और अगर हम बात करें सिनेमा हॉल के रिवाइवल की या हम करें रीबिल्डिंग की, तो एक बहुत बड़ा नाम है इनका एंटरटेनमेंट के हवाले से। और अगर सिनेमा हॉल की बात करें, एट्रियम हो चाहे निशात सिनेमा हो, तो नदीम साहब से थोड़ी डिटेल लेंगे कि ये जो सिनेमा हॉल आबाद हुए, रोशन हुए, पब्लिक इतना इंटरेस्ट लेके आ रही है, मूवीज देख रही है, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज लग रही हैं और हम बहुत इंटरटेन हो रहे हैं। हमें बड़े दिनों के बाद इतनी अच्छी इंटरटेनमेंट मिल रही है, तो थोड़ा इनसे डिटेल लेते हैं इसके बारे में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर हम बात करें कि क्या मतलब क्या रीजन है कि हम देख रहे हैं कि अब पहले 2014 से लेकर 2015 के अंदर एकदम से माशाल्लाह चेंज आता है और सिनेमा हॉल आबाद हो जाते हैं। निशात सिनेमा तो नहीं, एट्रियम और जो दूसरे सिनेमा खुले हैं उनकी रौनकें जो हैं बहाल हुई हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने 2 पॉलिसीज 2001 और 2007 में 2 पॉलिसीज के ऊपर एक फैसला किया था, जिनका सारा रिप्रिकॉशन आप आज देख रहे हैं। 2001 में गवर्नमेंट ने जो सिनेमा के ऊपर एंटरटेनमेंट ड्यूटी होती थी, उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी कि उसको रिड्यूस किया और उसको उस हद तक ले गए कि सिनेमा दोबारा बन सके। और 2007 में उन्होंने दोबारा एक अपनी पॉलिसी को चेंज किया, जिसके थ्रू आपको ये इंडियन एक्टर्स की फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रही हैं। ये 2 बहुत ज़रूरी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से टर्न अराउंड हुआ और 2007 से सिनेमा बनने शुरू हुए। अब वो सिनेमा जो आप बना नहीं पा रहे थे, वो बनाने के काबिल हो गया कि आप वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और प्लस जो उसके लवाजमात हैं वो भी गवर्नमेंट ने आपको फराहम करना शुरू कर दिए। ये करते करते 2013 में सिनेमा तो बनते रहे, बट साथ में फिल्में नहीं बन पाई। लेकिन फिल्में अगर नहीं बन पा रही थी तो आपके पास इंडियन मूवी, इंग्लिश मूवीज तो आ रही थी। वो तो चल रही थी, लेकिन जब हम रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो रीबिल्डिंग इंडस्ट्री में सिर्फ सिनेमा की नहीं है, उसके साथ फिल्म की भी है। सो वो एक डिबेट चलती रही 2013 तक कि जी पाकिस्तान में सिनेमा तो बन रहा है बट फिल्में नहीं, पाकिस्तानी फिल्में नहीं बन पा रही हैं। वो ऐसी बात नहीं थी, फर्क सिर्फ इतना था कि आपके पास सिनेमा ही बहुत थोड़े थे, तो उन सिनेमाओं का ज्यादा होने में टाइम लगा। 2013 में वार जब लगी, उसके बाद से आपकी मार्केट का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, क्योंकि उस पिक्चर ने कुछ 23 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस क्रॉस किया। जब वो 23 करोड़ रुपए में पहुंची तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो है थ्रू आउट पाकिस्तान वो सबको चला गया। ये टूट कर मोहब्बत करते हैं इस मुल्क की मिट्टी से और सबसे बढ़कर ये चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्लें जिस पाकिस्तान में पैदा हों वो एक आजाद और रोशन पाकिस्तान हो। कि अगर हम 4-5 करोड़ रुपए की मूवी बनाते हैं, जो आज आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए एक फिल्म बनाने के लिए, तो वो फिल्म फीजिबल हो गई। सो ऑटोमेटिकली वो 2013 का आप जो उसका इफेक्ट जो देख रहे हैं वो 2015 में देख रहे हैं
क्योंकि उसको देखा देखी जो लोगों ने स्टार्ट की थी वो तैयार होने में फिर साल 1.5 साल हर पिक्चर को लगता है। ठीक, तो बिल्कुल। वो 2015 में आपके सामने वो सारे एक्सपेरिमेंट आ गए जो 2013 में स्टार्ट हुए। वजाहत रोग फिल्म डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर हमारे साथ हैं और फिल्म का रिवाइवल हुआ है, इनका भी बड़ा अहम हिस्सा है। इन्होंने बनाई ये फिल्म कराची से लाहौर। बात करेंगे और ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी लेंगे और हम सब बहुत खुश हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ है। जी, मुझे बताएंगे आप, फिल्म इंडस्ट्री आबाद हुई दोबारा। अब माशाल्लाह देखें, लोग जब हम देखते थे कि एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादातर सी साइड चले गए या कोई इंडियन मूवी देख ली, अब माशाल्लाह बड़ा चेंज आया है। तो इसमें आपका भी एक हिस्सा है, थोड़ा सा अपना मूवी का हमसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे लिए तो सही रिवाइवल शुरू हुआ था जब खुदा के लिए आई थी शोएब मंसूर साहब की फिल्म। उस दिन हमने देखा था कि अच्छा ये मॉडर्न एज सिनेमा क्या होता है, और हमारा ख्याल था कि उसके बाद काफ़ी लोग शुरू करेंगे, बट ऑब्वियसली फंड्स की वजह से या ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो शुरू नहीं हो पाया तरीके से। बट ये कुछ लास्ट ईयर से शुरू हुआ है और बहुत फिल्में आई हैं और मुझे तो सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी हैं और सारे यंग डायरेक्टर्स हैं। अगर आप देखें ओवरऑल तो ये पुराना जो बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, जो लव से मैं एग्री भी नहीं करता, फिल्म इंडस्ट्री कहना चाहिए इसको। तो ये है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, और उससे ज़्यादा जो ऑडियंसेस ने हमें अप्रिशिएट किया है, वो घर से बाहर निकले हैं, टिकट्स लेके उनने खरीदे हैं, फैक्ट सिनेमा हाउसेस गए हैं, तो इसको तो सही मानों में रिवाइवल कहा जाएगा। इस साल जैसे रिवाइवल में हम ये देख रहे हैं कि अब जो जैसे सिनेमा हॉल एक अलग जगह पे होते थे, अब शॉपिंग सेंटर्स में, अब बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स के अंदर है, वहीं पे आप शॉपिंग भी कीजिए, वहीं पे आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप जाके मूवी देख लें। मतलब एक दिन ये तो नहीं है रिवाइवल का कि ये सारी चीजें एक साथ कर दी गई। देखिए, कल्चर होता है एक, तो इस तरह अब सिनेमा गोइंग कल्चर बन गया है। अब लोगों का होता है कि वीकेंड आएगा तो हम फिल्म देखने जाएंगे। पहले सिर्फ ये सीव्यू जाना या खाने की हद तक महसूस होता था कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अभी इनको बाकायदा एक प्लान मिल गया है। तो मैंने देखा एडवांस में लोग टिकट्स खरीद रहे होते हैं कि मिलेंगे नहीं बाद में, अब चले जाएं, तो वो एक कल्चर बन गया है पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बड़े टाइम बाद और डेकेड्स बाद कि अब हर हफ्ते दे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग कि इस हफ्ते ये फिल्म आने वाली है तो हम जाके टिकट्स ले लेंगे, वो बाद में मिलेंगे नहीं। एज फार एज हमारी इंडस्ट्री का जो भी हो रहा है, देखिए इट इज everybody is experimenting right now. हर किसी की पहली फिल्म है या दूसरी फिल्म है इस जनरेशन से। You know, let them, उनको इतना ना डिसहार्टन करें या इतना ना डिस्करेज करें कि वो कभी हिम्मत ना करें। बार बनी, उसने बहुत प्रॉफिट किया, उससे बहुत लोगों के अंदर हिम्मत आई। अब everybody tries and compares it to how much money that film made. That's wrong. It was the first of its kind. It was an action film. हमारे जो डायरेक्टर थे वो फिल्म स्कूल से पढ़ के आए हुए थे, बहुत फर्क था, बहुत कास्ट थी, सब कुछ था। अब हर चीज जो है वो उस नंबर से जो है आप लोग कंपेयर ना करें, हम लोग पूरी कोशिश करें, सब मेहनत करें। जामी जिन्होंने मोर फिल्म बनाई, बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है उसे, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जामी से बात करेंगे फिल्म के हवाले से। इससे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम रिवाइवल की अगर बात करें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री वापस आई है, एक नया जन्म लिया है, ये मतलब हुआ किस तरह, थोड़ा सा ये देखने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन दीजिए। आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ों का हाथ है। मेनली आप ये कह सकते हैं कि लोग तंग आ गए थे कि जिस तरह हम चीज़ें कंट्रोल करते रहते हैं, कभी फिल्में बैन कर देते हैं, कभी ये कर देते हैं। पुरानी फिल्मों का स्टाइल जो था, उसकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल जो था, जो उसका पैकेजिंग कह लें कि वो देखने में बड़ी डिफरेंट लगती थी, पुरानी स्टाइल की लगती थी, वो एक था। देन जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ डिजिटल होना, हाई रेजोल्यूशन कैमराज आना, रेड कैमरा आना, एलेक्सा आना, इवन 5D भी, उसने गेम चेंज कर दिया है कि अफोर्डेबल फिल्म बन सकती है, हाई बजट होने की ज़रूरत नहीं। तो वो एक ग्लोबल चेंज में सब जगह इंडी फिल्म स्टार्ट हो गई है, तो उसमें हम भी स्टार्ट हो गए। लेकिन आप ही कहते हैं कि मेन चीज़ ये कि नई जनरेशन का निकलना, खाली कैमरे से नहीं हो गया, नई जनरेशन भी आई थी जो कि आई थिंक थक गई थी देख देख के, या उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि हमारा नाम ही नहीं है बॉलीवुड, एक ही लैंग्वेज है, हर चीज़ वही है, लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आई थिंक टाइम आ गया था कायनात में कि पाकिस्तान को खड़ा होना है। का वेट कर रहा है भाई, ये सोचने का टाइम नहीं है, बस करना है। अंदर हर चीज़ का वक्त होता है,
और ये मेरा वक्त है कुछ बनने का। चूड़ियाँ और अच्छी फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, यस, लेकिन ये 8-9 फिल्में बीच में आती हैं 10 साल में। लेकिन एक तो पहले एक्सेप्ट तो करें कि यार हम स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते, हम लोग फिल्में नहीं बना रहे सिर्फ, तो वो एक मेन फैक्टर है। तो वो एक जो कि मैं समझता हूँ कि एक मेन फैक्टर है जो इंसान को समझना चाहिए।